जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी हासिल होती है। स्वागत है तुम सबका सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मैं तुम्हारा आकाश सर। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। ठीक है, जो जैक बोर्ड रिलीज किया। तुमको पता होगा कि मॉडल पेपर से बहुत सेम क्वेश्चन आता है जैक बोर्ड का फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में करेंगे। प्रोसेस पे ध्यान देना। कॉपी और पेन निकाल लो, बस ऐसे लेट के वीडियो देखने से नहीं होगा। कॉपी पेन निकालो, मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, उसमें ध्यान से देखना क्या बोला है। बोला मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल जब बनाएगा तो उसमें यह ध्यान देना है कि गिवन क्या क्या, गिवन क्या क्या। तो यहाँ NaOH गिवन है, तो तुमको मोलर मास निकालना आता होगा, तो NaOH का मोलर मास निकाल लो। NaOH का तो सोडियम का कितना होता है 23। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और एक ही ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, या ये हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा 40, मतलब NaOH का मोलर मास कितना है 40। तो एक काम कर लिए हम कि 40 ग्राम हम मोलर मास निकाल लिए। ये 2 लीटर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, निकालने क्या बोला है मोलरिटी। तो सबसे पहले तुमको मोलरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है मोलरिटी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां सॉल्यूट क्या है सर, NaOH है। तो अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। अब यहां पे ध्यान से देखना, मास कितना गिवन है, यहां पे मास गिवन है 40। मास कितना गिवन है 40। अब मोलर मास अभी हम कैलकुलेट किए, वो भी कितना आ रहा है 40। यानी कि मेरा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा वो मेरा 1। ठीक है, ध्यान से समझ में आया। तो यहां पे कितना रख देंगे हम 1, यहां पे कितना रख देंगे हम 1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना दिया हुआ है 2 लीटर। कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर। तो यहाँ पे कितना रख देंगे हम 2। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये मेरा कितना आ गया 2। अब ये 1/2 का वैल्यू काट दो 1/2, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, तो 0.5। यानी कि मेरा 1 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 0.5। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था NaOH, हम उसका मोलर मास निकाल लिए। कैसे निकाले, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 40। ठीक है, कितना दिया हुआ है 2 लीटर। क्वेश्चन को ही पहले देखो, उसके बाद फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो क्लियर हुआ है जी। तो सर अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मास बाई मोलर मास। मास गिवन कितना था 40, मोलर मास कितना कैलकुलेट किए 40, कितना आ गया 1। यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। पहला क्वेश्चन बन गया होगा तुम लोग से और समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है, ध्यान से देखना। ये अगला क्वेश्चन जो है मेरा, इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये देखो, ये हम करवाए हुए हैं। जो मेरा वीडियो देखा होगा इससे पहले का 2 वीडियो, वो बहुत सारा क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से बिना कॉपी कलम उठाए कर लेगा, बिना सारा, बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये करवाए। ध्यान से देखो, हम बोले थे अगर CH3Br है और उसको Na के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसके परजेंस में, ड्राई ईथर के परजेंस में। तो याद करो, ऊर्ज रिएक्शन को याद करो। तो आगे का जो 2 था, आगे का जो 2 था वही क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो रिपीट हो जाता है। और Na क्या होगा, Br के साथ बाहर निकल जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आया। ये कौन सा रिएक्शन होता है सर, ये ऊर्ज रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, ऊर्ज रिएक्शन होता है। ठीक है, ड्राइथर, ठीक है, ये सब याद रखना है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनो। वो क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड
द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड, बोल रहा है जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे किसका, NaCl का, और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, तो प्रोडक्ट जो ऑब्टेन्ड होगा कैथोड में, तो जो इस चैप्टर को पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसको तुरंत पता होगा क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या ऑब्टेन्ड होता है कैथोड पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। चलो ये वाला तो उतना दिमाग लगाने वाला नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब मेरा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, हाँ इसमें अच्छे से दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन है थोड़ा लेवल वाला, ये क्वेश्चन है थोड़ा लेवल वाला, ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो पहले ये समझो कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। तो ध्यान से देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलेंगे जिसका डी में 1 से लेके 9 आएगा, ठीक है, जिसका डी में 1 से लेके 9 आएगा उसको ट्रांजिशन, ठीक है। नॉन ट्रांजिशन कौन, कौन ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है। तो अगर किसी का डी में 10 या डी में 0 आ रहा है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन या एक भी नहीं है, तो उस केस में उसको बोलेंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मेरा बात ध्यान से देखो, अगर डी सबसेल में 0 आ रहा है या फिर 10 आ रहा है, तो उस केस में वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये बात याद रखना, अभी बहुत बार ये चीज आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है, Fe दिया हुआ है, Fe, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नीचे लिख देना कि नहीं आता है, ईमानदारी से वो अलग से करवा देंगे। अब देखो कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अगर हम Fe का बात करते हैं, तो Fe का क्या होता है, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर्गन, आर्गन बोलो, क्लियर भाई चीज। तो आर्गन कितना आता है 18, उसके बाद क्या आ जाएगा 4s2, 18 2 20, बचा कितना 6, यानी 3D में कितना जाएगा 6, 3D में कितना जाएगा 6। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर 3D में 6 आ रहा है, अगर 3D में 6 आ रहा है, मतलब हम क्या बोले 1 से 9 के बीच आ रहा है, मतलब ट्रांजिशन। और हमको क्या देखना है, कौन ट्रांजिशन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा Mn, मैग्नीज, इसका कितना होता है 25, कितना होता है इसका 25, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसका भी वही आर्गन, आर्गन का 18, 18 2 20, बचा कितना 5, यानी 3D में कितना जाएगा, 3D में जाएगा 5, 3D में कितना जाएगा 5। तो अगर 3D में 5 जा रहा है, मतलब ये भी ट्रांजिशन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमियम का कितना होता है सर 24 एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर जिसको नहीं याद है, जिसको एटॉमिक नंबर नहीं याद है, सच बता रहे तुम लायक नहीं है केमिस्ट्री पढ़ने का। अगर तुमको नहीं याद है, ईमानदारी से बता रहे, अगर 30 तक नहीं याद है तुम छोड़ दो यार, ठीक है। इधर देखो, अब यहाँ पे है आर्गन, अब यहाँ पे है आर्गन, ठीक है। आर्गन में देखो, यहाँ पे आर्गन 18, 4s2, 18 2 20, 20, और यहाँ पे देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3D कितना जाएगा, 3D कितना जाएगा 4 जाएगा। अब तुमको एक चीज पता है कि सर ऐसा हो नहीं सकता है, तो उस केस में क्या होता है, ये 3D 5 हो जाएगा और ये 4s 1 हो जाएगा, 3D 5 हो जाएगा 4s, मतलब कुल मिला के ये भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि डी पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, डी पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हम जिंक का देखते हैं। जेडन का कितना होता है 30, जिंक का कितना होता है 30, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आर्गन, आर्गन, ठीक है, 4s2, 18 2 20, और 30 करने के लिए कितना यहाँ पे देना पड़ेगा 10। सर जिंक में जो 3D है वो कितना आ रहा है 10, यानी डी के पास कितना है 10 है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। तो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी। क्योंकि इसका 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है। बोलो मेरा बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो ये चीज को अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे जो क्वेश्चन है मेरा 5वां नंबर का, इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। इसमें बोल रहा है कि हम एक CH3CH2Br, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर होगा ब्रोमो
इथेन, क्या होगा इसका, ब्रोमो इथेन, ठीक है, 2 कार्बन के लिए इथ, और ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको जब KOH से रिएक्ट करा रहे हैं, किससे रिएक्ट करा रहे हैं हम, KOH। देखो KOH यहाँ पे क्या, अल्कोहलिक है, क्या है यहाँ पे, अल्कोहलिक। तो तुम्हारा दिमाग में याद होना चाहिए, जो पढ़ा होगा डिटेल में, कि अगर KOH अल्कोहलिक है तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। सर क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, CH3 CH2 Br, ठीक है, Br। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करना है तुमको, ध्यान से देखो, ये CH3 ही है। अब तुमको यहाँ से HBr को बाहर कर देना है, क्या बाहर कर देना है यहाँ से, HBr। तो अगर यहाँ से HBr बाहर हो जाएगा, HBr अगर बाहर हो जाएगा, तो ये CH2 आपस में क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और बाहर क्या चला जाएगा, HBr। मतलब यहाँ पे क्या बन गया मेरा, इथीन बन गया, क्या बन गया मेरा, इथीन। तो ध्यान से देखो, कहीं दिया हुआ ऑप्शन में, हाँ A नंबर पे ही दिया हुआ इथीन। क्लियर हुआ ये चीज, ध्यान से मेरे बात सुनो। जब KOH अल्कोहलिक दिया रहता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। सर एलिमिनेशन में क्या करेंगे, HBr को बाहर कर देंगे, इससे कार्बन कार्बन क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और इसको बोलेंगे इथीन। इसको क्या बोलेंगे, इथीन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो यही तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय। पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज होगा, ऑप्शन पढ़ लो। बोल रहा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स, डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम इधर देखो। पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, और पाई इज इक्वल टू CRT। कौन सा चैप्टर में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन चैप्टर, जो पहला ही चैप्टर है वहीं पे पढ़ा होगा। अब ध्यान से देखो, पाई और टी बराबर है कि नहीं है, बराबर है। मतलब ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पाई बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब पाई बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, कब, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वही तो बात है दोस्त, इंक्रीज कर दो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो क्या ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये चीज यहाँ पे तुमसे बन जाना चाहिए, ये चीज तुमसे यहाँ पे बन जाना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का याद रखना, पाई इज इक्वल टू CRT। तो भाई पाई और टी बराबर है, तो अगर पाई बढ़ेगा तो टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। पाई बढ़ेगा तो टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो क्या ये बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, इधर देखना। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, ये सब तो थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब थ्योरी क्वेश्चन है। तो ये सब एक लाइन में हो जाना चाहिए तुमसे, थ्योरी क्वेश्चन है ये सब। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। जो मोलर कंडक्टिविटी होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, वो कब इंक्रीज करता है, वो कब इंक्रीज करता है। तो तुमको पता है, ठीक है, कोलरॉज लॉ पढ़ा होगा। तो कब इंक्रीज करता है, जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। कब क्या इंक्रीज होता है, डाइल्यूशन। टेम्परेचर से नहीं मतलब है, डाइल्यूशन डिक्रीज नहीं होगा। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है, मतलब करेक्ट है, कौन करेक्ट है ये। तो एक लाइन में याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का कब इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, जब डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, बोलता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। इनमें से कौन सा जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कलरलेस है, कलरलेस है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, टाइटेनियम 3+, Ti3+, ठीक है, V3+, क्रोमियम, स्कैंडियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Ti3+ ले लेते हैं। क्लियर हुआ जी, Ti3+ ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं। कितना होता है Ti का,
22 शक्ति 22, बोलो क्लियर हुआ है चीज। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। तो 18 से ऊपर है तो सबसे पहले तो मेरा आर्गन भाई आ जाएगा, आर्गन भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2, तो 18 तो 20, बचा कितना 2, बचा 2, यानी कि 3D में कितना डाल देंगे 2, ठीक है। यहां तक हम लिख लिए। क्या काम खत्म हो गया? नहीं, काम खत्म हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है 3+ है, 3+ है, यानी कि यहाँ 3 घटाना पड़ेगा। तो 2 तो इसका पूरा गायब कर देते हैं और इससे कितना गायब कर देते हैं 3D1, 3D1, ठीक है। सर ये तो 3D1 आ रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस नहीं है? तो ध्यान से सुनो मेरा बात। अगर किसी एलिमेंट का D10 या फिर D0 आए, मेरा बात फिर से सुनो, अगर किसी एलिमेंट का D10 या D0 आए तो वो क्या होता है कलरलेस। क्या होता है वो कलरलेस, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो अब ध्यान से देखो इसका D कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कलर्ड क्या होगा, कलर्ड क्या होगा? तो कलर्ड होगा मेरा, कलर होगा मेरा D जब 1 से 9 के बीच होगा, ठीक है। और कलरलेस के लिए D0 या फिर D10, इसका मतलब ये कलर्ड है, ये कलरलेस नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। आगे देखो अगला हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं P3+, ठीक है। तो हम इसका देख लेते हैं शक्ति भरकर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 23, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसका जब हम करेंगे तो इसका कितना आएगा आर्गन का आएगा 18, 18 2 20, ठीक है। और ये मेरा 3D पे कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे कितना माइनस करना है 3+, यानी कि यहाँ 3 घटाना पड़ेगा, यानी कि इससे पूरा 2 ले जाते हैं और इससे कितना खत्म कर देते हैं 1, तब भी कितना बच रहा है 3D2, मतलब ये भी क्या है मेरा कलर्ड है, ये भी क्या है मेरा कलर्ड है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। ये दोनों कर लिए हम, ये दोनों को नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, हम मिटा रहे हैं ये दोनों को। अब हम आगे वाला करते हैं, अब हम आगे वाला करते हैं, ठीक है। अब हम आगे वाला करते हैं। आगे अब क्या है मेरा, ठीक है, वेनेडियम क्रोमियम का देखते हैं। तो Cr3+ दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका कितना होता है 24 होता है, ठीक है 24। तो क्या हो जाएगा इसका आर्गन, आर्गन, ठीक है। और आर्गन का 18, 4s2, तो 18 तो 20 और 3D4। अब इसको तुमको पता है कि ये अपना एक इसको देता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4s1 हो जाएगा और ये 3D कितना हो जाएगा 5, तो इसका भी 3D5 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो अब हमको क्या करना है, यहाँ 3+ है, यानी कि 3 यहाँ से घटाना पड़ेगा, एक इससे ले लेते हैं और इससे कितना ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, तो अभी भी 3D3 बच रहा है, मतलब ये भी कलरलेस नहीं है, ये कलर्ड है। अब लास्ट वाला देखते हैं हम, ठीक है, लास्ट वाला, लास्ट वाला देखते हैं हम, लास्ट वाला देखते हैं। देखो लास्ट वाला Sc3+, ठीक है, Sc3+, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका कितना होता है 21, कितना होता है इसका 21, पीरियोडिक टेबल याद करना स्कैंडियम का, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसका क्या हो जाएगा आर्गन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2, 18 2 20 और 3D1। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या दिया हुआ है 3+, यहाँ क्या दिया हुआ है 3+, मतलब इससे कितना घटाना पड़ेगा 3, तो 2 इसका चला गया और इसका 1 चला गया, बचा क्या 3D0, बचा क्या 3D0। तो अगर 3D0 हो गया, अगर 3D0 हो गया मतलब क्या है, मतलब ये है, मतलब ये है कि यही तो है मेरा कलरलेस, क्योंकि कलरलेस के लिए क्या कंडीशन बनाए 3D10 होना चाहिए या 3D0। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता, तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता, ठीक है। चलो इधर देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो क्वेश्चन बोल रहा है रिलेटिव लोअरिंग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा तो तुरंत कर लेगा। RLVP क्या बोलते थे इसको हम लोग, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल पता है ना जो भाप बन जाता है, नॉन वोलेटाइल जो भाप नहीं बनता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसके ऊपर बेस्ड था, आंख बंद करके, हेनरी लॉ पे है नहीं, आर्हेनियस है नहीं,
ओसवाल्ड तो आरएनएस तो तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स में, तो ये राउल्ट्स लॉ पे आरएलबीपी जब आया नॉन वोलेटाइल, सीधा सा राउल्ट्स लॉ। हम 10 बार बोले होंगे कि राउल्ट्स लॉ एग्जाम में याद करके जाना, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, या तो एमसीक्यू आएगा, या तो 3 नंबर में आएगा, या तो 2 नंबर में आएगा, या तो 5 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा आएगा। ठीक है, चलो इधर देखो। अब अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी गिवन क्या क्या है यहाँ। इनोड मेरा निकल का दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, और इनोड जो मेरा Cu2 प्लस और Cu का दिया हुआ है वो दिया हुआ +0.34, ठीक है, वोल्ट। अब ध्यान से, ईएमएफ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ईएमएफ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो तुम लोग को मालूम होगा क्या फॉर्मूला होता है इसका। तो इसका फॉर्मूला याद करो, ईएमएफ निकालने वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है इनोड रिडक्शन किसका, कैथोड का, माइनस कर देंगे इनोड रिडक्शन एनोड का। बोलो क्या ये बात समझ में आया, इनोड रिडक्शन कैथोड माइनस इनोड रिडक्शन एनोड, क्या ये बात समझ में आया। ठीक है, अगर इनोड निकालना है तो इसका ये फॉर्मूला होता है। अब देखो कैथोड पे क्या है यहाँ, कॉपर, तो कितना वैल्यू है उसका 0.34, क्या ये बात समझ में आया, कितना वैल्यू है इसका 0.34, क्लियर हुआ ये चीज। और ये कितना है मेरा, माइनस दे देंगे, और ब्रैकेट में कितना इनोड रिडक्शन एनोड कितना है -0.25 वोल्ट। ठीक है, देखो ये चीज हो गया। अब ध्यान से देखो, इसके आगे तो प्लस है, तो अब ध्यान से देखना, +0.34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +0.25 वोल्ट। अब इसको जोड़ लो, तो 0.34 और 0.25 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 2 5, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा +0.59 वोल्ट। कहीं दिया हुआ है प्लस माइनस, प्लस वाला है। बोलो क्या ये बात समझ, फॉर्मूला याद रखना दोस्त, इनोड रिडक्शन कैथोड माइनस इनोड रिडक्शन एनोड, इनोड रिडक्शन कैथोड माइनस इनोड रिडक्शन एनोड। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैथोड है, ये एनोड है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आ गया क्वेश्चन, किसका Cu2 प्लस का, Cu2 प्लस का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कितना होता है 29। तो सबसे पहले उसका निकाल देते हैं। वैसे तो यहाँ Cu2 प्लस का बोला है हमको, सबसे पहले हम कॉपर का निकाल लेते हैं, 29 लिख देते हैं यहाँ। तो भाई 18 से ऊपर है तो आ जाएगा मेरा आर्गन, 18 2 20, यहाँ पे कितना चला जाएगा 3D पे 9, 3D पे 9, ठीक है 3D पे 9। अब ये क्या है Cu2 प्लस, वैसे अगर दिमाग लगाएगा तो भाई बोलेगा यहाँ पे 10 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, वैसे भी कर सकता है। अगर बोलेगा ऐसे करके, नहीं सर ऐसे करके ज़्यादा सही रहेगा, तो भी तो 2 घटाना पड़ेगा, तो एक इससे लेगा और एक किससे लेगा, ये तो पूरा खत्म, ये तो पूरा खत्म, और इससे एक जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3D 9, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए आर्गन, आर्गन 4s तो पूरा 0 चला जाएगा, और 3D क्या हो जाएगा 9, 3D क्या हो जाएगा 9। देखो किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 प्लस, तो ये मेरा 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। अब बहुत बच्चा गलती क्या करेगा, बहुत बच्चा गलती क्या करेगा, हमसे भी ये गलती होता था, इससे तो घटा देता है, इससे तो ये 7 हो जाता है, अरे 4s2 इसको टिक मार देता, पहले s को, पहले जो आएगा ना उसको घटाना, बाद में उसमें जाना, बाद में उसमें जाना। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आया ये चीज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो बोल रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो भाई 10 बार बताएंगे क्लास में, हम 10 बार बताए होंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है साइज पे नहीं, नेचर पे नहीं, तो किस पे, नंबर पे, नंबर पे।
तो ये 10 बार जिस भी जगह पढ़ा होगा तुम, ठीक है, हम तो 10-12 बार बताएं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, कुछ कुछ जो है थ्योरी वाला उसको डायरेक्ट जैसे है वैसे ही एकदम घुसा लो दिमाग में, ठीक है। चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, उसमें बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है कि फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, बोले थे नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से नर्स्ट इक्वेशन, एकदम आंख बंद कर लो, दिमाग बंद कर लो कि एक क्वेश्चन उससे आने वाला है, किसी का कुछ मत सुनो, नर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छे से करके आओ, जाओ एग्जाम में, क्योंकि कंफर्म है वहां से क्वेश्चन आएगा, 200 कंफर्म है कि वहां से क्वेश्चन, अगर 3 नंबर उठाना नर्स्ट इक्वेशन सीख के जाओ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाए पहले ये देखो कि क्वेश्चन से क्या क्या निकल सकता है। तो ध्यान से देखना, एरो के इधर वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के इधर वाला को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, Ag प्लस एक्वस प्लस, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो n का वैल्यू होगा 1, ये चीज ध्यान रखना, n का वैल्यू होगा 1, और Ag सॉलिड है तो इसका भी वैल्यू होगा 1। देखना अभी आगे ये मेरा कैसे काम आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मेरा Ag सॉलिड देता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम, यहाँ पे आधा क्वेश्चन उधर दिया है, आधा क्वेश्चन इधर दिया है, कोई बात नहीं, वो क्या, तो यहाँ पूरा कर ही दे, ध्यान से देखो, वो वाला चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, क्या है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या दे रहा है मेरा, Ag दे रहा है सॉलिड, ठीक है, यही चीज था जो उधर था, और ये था मेरा एक्वस। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी, तो गिवन क्या क्या है मेरा, Ag प्लस का वैल्यू दिया है 0.1 m, ठीक है, और Ag का हम बोल दिया था 1 होता है, कितना होता है 1, कितना होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है, ये याद रखना है। ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, ठीक है। अब इधर देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है नस्ट इक्वेशन का, एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है नस्ट इक्वेशन का, जो तुमको आना चाहिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखना, वो फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल, ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल माइनस 0.0591 बाई यहाँ पे n होगा, और log p बाई आर, हम पहले ही बताए थे, p का मतलब प्रोडक्ट, p का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट, एरो के इस साइड वाला को प्रोडक्ट बोलेंगे, एरो के इस साइड वाला क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, और एरो के इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट पे लिखा जाएगा Ag सॉलिड, और रिएक्टेंट पे क्या लिखा जाएगा, Ag प्लस। चलो एक कंफ्यूजन दूर हुआ तुम्हारा, ये वाला ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है, समझ में आया ये चीज, क्लियर हो गया ये चीज। n का वैल्यू याद करो, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक, यहाँ कर देते हैं लॉग, ये तो 0.0591, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक। अब देखो यहाँ पे इनोड सेल कितना दिया हुआ, इनोड प्लस 0.80 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 0.80, ठीक है, रख दिए इसको, सारा काम कर दिए, अभी और थोड़ा काम बाकी। अब ध्यान से देखो, इतना पुट कर दिए हम, तो ये हो गया 0.80 माइनस, तो ये तो भाई नीचे 1 है तो वही रहेगा 591। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे Ag कितना है 1, ठीक है, Ag प्लस कितना दिया हुआ है 0.1, कितना दिया हुआ है 0.1, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा 0, बोलो मेरा बात समझ में है, ऊपर कितना जाएगा 0। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा मेरा log 10 हो जाएगा कि नहीं, log 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, log 10 का कितना वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो 0.80 माइनस 0.591 इंटू 1, यानी कि अब हमको 0.80 को माइनस कर देना किसके साथ, 0.591 से, 0.591 से माइनस कर ले हम, माइनस कर ले, चलो यहाँ पे माइनस करके दिखाते हैं,
0.80 को माइनस करना है 0.0591, यहाँ 2 जीरो और लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको काट के 7 बना देंगे, ये 9, ये 9, ये 10, 10 में से एक 10 में से एक गया तो 9, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, और 7 में से 7, यानी कि कितना आ रहा है 0.7409। अब तुम लोग राउंड ऑफ पढ़ा होगा, राउंड ऑफ, लास्ट डिजिट अगर 9 है तो उसके आगे वाला डिजिट को 1 से बढ़ा दो, यानी कि इसको कर दो 0.741, तो क्या कहीं है 0.741? यस, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। ये वाला ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले Ag प्लस एक्वस था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये Ag क्वेश्चन दिया हमको। Ag प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 m, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग पी बाई आर। पी क्या है? पी क्या है? प्रोडक्ट। आर क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 0. हम कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं किया, बस पुट जो दिया हुआ वही पुट कर दिए, 0.0591 यही है 1 लॉग। देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट को रख दिया हम यहाँ पे, Ag सॉलिड है तो इसका वैल्यू होता है 1, कुछ कुछ चीज याद रखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, Ag प्लस कितना दिया हुआ है 0.1, अब 0.80 माइनस 0.591 लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लिए, ये वाला माइनस किए और यहाँ पे हम घटा दिए, आ गया मेरा ये आंसर। बोलो क्या ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो जो भी बच्चा सिर्फ बैठ के बस एकदम लेक्चर देख रहा है तो धोखा दे रहा है अपने आप को। ठीक है, तुमको क्या करना है, कॉपी निकालना है और बैठ के मेरे साथ लिखना है, जैसे ऑफलाइन क्लास में कैसे पढ़ता है एकदम अटेंशन के साथ कि पूरा ध्यान टीचर पे, उसी तरह से कॉपी निकाल के मेरे साथ पढ़ना है और ये सारा चीज को नोट करना है, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं हम। लेकिन अगर तुम सोच रहे हैं नहीं नहीं बस लेक्चर देख रहे हैं हम, तो उससे नहीं होगा, उससे रिजल्ट इंप्रूव तुम्हारा नहीं होगा। चलो इधर देखो, अब अगला जो है मेरा, अगला जो है मेरा वो क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन में बोल रहा है मेरा ब्यूटेन टू ऑल, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल या डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहले तो ब्यूटेन टू ऑल को लिख लेते हैं हम, पहले तो ब्यूटेन टू ऑल को क्या कर लेते हैं हम, लिख लेते हैं कि ब्यूटेन टू ऑल होगा क्या मेरा। तो ध्यान से देखो, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन, तो ब्यूट के लिए कितना कार्बन, 1 2 3 और 4, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। 2 नंबर पे ऑल, यानी कि OH लगा देते हैं हम, कार्बन उर्बन उतना हम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 हाइड्रोजन है। चलो इधर देखो, अब देखो कैसे निकालते हैं डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। ध्यान से सुनो मेरा बात, जो भी मेरा लेक्चर दो लेक्चर इस चैनल पे आया है, वो अगर इसको देखा होगा तो वो सबसे बहुत सारा क्वेश्चन ओरली बना, ओरली, कॉपी कलम भी नहीं उठाएगा। तो जो भी बच्चा अभी नया दिख रहा है इस वीडियो को, जाके 2 प्लेलिस्ट में है यहाँ पे केमिस्ट्री का, वो दोनों वीडियो को देखो। ठीक है, बहुत मेहनत करके बनाया है, बहुत ईमानदारी से बनाया है और एक एक चीज समझ में आएगा तुमको। ठीक है, इधर देखो, तो यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से, इसीलिए ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, बी, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, ये देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन, ठीक है, एक फिनॉल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक फिनॉल दिया हुआ है और उसमें C2H5 और I, C2H5 और I दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो मेन तुमको ये देखना है, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ कैटलिस्ट क्या है, एनहाइड्रस C2H5OH। एक ट्रिक बता रहे, ध्यान से देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कुछ दिमाग मत लगाना, कुछ दिमाग मत लगाना। ये है मेरा फिनॉल, फिनॉल का H को हटा देना और यहाँ पे जो कंपाउंड दिया रहेगा उसका I, यानी HI को बाहर निकाल देना, HI को क्या करना, बाहर निकाल देना। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इस C2H5 को, क्या ये बन गया, हाँ ये बन गया, क्या ये बन गया, हाँ ये बन गया। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत था इसमें, कुछ सोचने का जरूरत था इसमें। ठीक है, कुछ नहीं किया, हम H और I को बाहर कर दिए और इस C2H5 को MO के साथ लगा दिए,
बन गया मेरा। सर यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है। दोस्त ये जो बेंजीन रिंग होता है इसको C6, इसको हम C6H5 लिखेंगे। एक का हाइड्रोजन का तो जगह वो ले लिया O, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा C2H5। देखो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो C6H5 OC2H5 हो गया, बन गया। बोलो समझ में आया चीज? ठीक है, बस ये याद रखना, ये याद रखना, एनहाइड्रस C2H5 पहुंच रहेगा। क्या करना है, HI को हटा देना, ये वाला यहाँ लगा देना, हो गया तेरा काम खत्म। क्लियर हुआ ये चीज? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो बोल रहा है इफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, इज K इज इक्वल टू 1.5 10⁻³ S जो है -1। देखो सब तो दे दिया, यहीं तो दे दिया सब। व्हाट इज द ऑर्डर? भाई क्लास में 100 बार से ज्यादा तुमको टीचर बोला होगा, अगर K में S इज इक्वल टू -1 है तो दिमाग नहीं लगाना है, ये सीधा सा कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? पर सेकंड कौन सा ऑर्डर है K में? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर चैप्टर कौन सा है ये? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सारा कुछ इस चैनल में करवाएंगे हम, और एकदम डिटेल में, एकदम डिटेल में। जिसको नहीं आ रहा है घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, समझ में आया? जो जो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमको पता है ना कि क्वेश्चन क्या जानने से तुमको बनेगा। चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन देखना मेरा। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। पहले क्या तुमको मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आता है? तो क्या होता है, मेरे साथ बोलेगा। इसका फॉर्मूला होता है √N(n+2), यही फॉर्मूला होता है इसका। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, तो जिसका n का वैल्यू सबसे ज्यादा, जिसका n का वैल्यू सबसे ज्यादा, वही हो जाएगा मेरा आंसर, वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, मेरा बात फिर से सुनो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो n का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा वही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इधर देखो, अब इधर बोल रहा है, इधर बोल रहा है मेरा, जगह बढ़ा लेते हैं, चलो इधर देखना, और जगह बना, चलो इधर देखो, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर, तो Fe2+ दिया हुआ है, फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2+। तो पहले तो Fe का कितना होता है 26, तो आर्गन हो गया 18, 18 तो 20, यानी 3D कितना आ गया मेरा 6। इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि सर n क्या होता है। सर आप n बोल रहे हैं, n होता क्या है सर? n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसका कोई पेयरिंग नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जिसका कोई पेयरिंग नहीं है। तो देखो यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं, डी के लिए कितना डब्बा बनता है 5 डब्बा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो पहले सब में सिंगल सिंगल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पे फिर डबल हो जाएगा 6, यानी कि n का वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका कितना आ रहा है n 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? अरे भाई 2 है ना, तो 2 तो यहाँ काट दो, उससे क्या मतलब 3d6 बचेगा। Fe2+ है सर, तो हाँ इसको काट दो, 3d6 उसी का तो निकाल ही रहे हम। चलो अगला देखो, अगला क्या है मेरा, अगला इसको साथ ही साथ नोट करते जाना, साथ ही साथ नोट करते जाना। अगला जो है मेरा वो है Cr3+, क्रोमियम का कितना होता है 24, और ये हो जाएगा मेरा आर्गन का 18, 4s2 18 2 20, और 3 पे कितना जाएगा 4। अब हमको पता है इसको कितना कर देंगे हम, इसको कर देंगे हम 4s1 और 3d5, ले देखे एक ही बात। अब देखो यहाँ 3 कम करना है, तो एक इससे कम कर देते हैं और 2 इससे कम कर देते हैं, यानी 3d कितना आ जाएगा यहाँ 3,
समझ में आया? 3D कितना हो जाएगा यहाँ? 3। डब्बा बनाओ 5 का, 5 का डब्बा, 1 2 3 डब्बा यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 ही है यहाँ पे, यानी कि इसका n का वैल्यू कितना आएगा? 3। इसका n का वैल्यू कितना आएगा? 3। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? Mn2 प्लस। ध्यान से देखना, अगला क्या है मेरा? Mn2 प्लस। मिटा दे रही है, मिटा दे रहे, Mn2 प्लस, Mn2 प्लस, मंटू मंटू, इधर देखो, तो मंटू प्लस, ठीक है। तो मंटू का कितना होता है? Mn का कितना होता है? 25। Mn का कितना होता है? 25, ठीक है। अब 25 तो आर्गन कितना हो गया? 18। तो 10 बार बोल दिया, 18 तो 20, और 3D कितना चला जाएगा? 5। 25 चला गया, यानी कि t इज इक्वल टू क्या है? 5। यानी कि डब्बा बना देते हैं हम, 1 2 3 4 5 डब्बा बना। अब सब में कितना देना? 1 1 देना, 1 1, ठीक है। तो यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। 2 कटेगा तो 2 यहाँ से काट लो ना, 3D 5 पे बचेगा, ठीक है। यानी कि इसका n कितना आया? 5। इसका n कितना आया? 5। सबसे ज़्यादा तो इसी का आएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा क्या होगा? 5 को ब्लॉक, यही होगा, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं लास्ट वाला भी, CO2 प्लस, कोबाल्ट का दिया हुआ है, ठीक है। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट का, ठीक है। तो कोबाल्ट का निकालने की जरूरत नहीं है, एन सबसे ज़्यादा इसी का होगा, ठीक है। 5 से ज़्यादा हो नहीं सकता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mn2 प्लस। कोबाल्ट का तुम निकाल के देख लेना अपने से, ठीक है। बोलो मेरा आंसर आ गया? क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये देख लेना बाबू, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखो मेरा, अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो बोल रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, बोले गारंटीड है इस चैप्टर से। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और एकदम श्योर है, श्योर श्योर मतलब कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा हम तुमको बता देते हैं। एक तुम आईपेक वाला कर लेना इसका, दूसरा तुम इसका ये कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कर लेना, और तीसरा वीबीटी, ये तीनों कर लेना इस चैप्टर से। फिर देखो तुम्हारा काम कितना आसान हो गया, ठीक है। चलो इधर देखो अब, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरा द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन COEN2Cl2। तो EN क्या होता है यहाँ? इथाइलिन डायमाइड, ठीक है, इथाइलिन डायमाइड, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पे बना, देखो इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले ये जो EN2 है, इसको लिखते कैसे हैं सर? इसको लिखते कैसे हैं? तो ध्यान से देखना, इथिलीन डायमाइन बोलते हैं इसको, तो इसको लिखते हैं CH2NH2, CH2NH2। के गो है? 2 गो है, के गो है? 2 गो है, ठीक है। तो एक हम इधर से लिख लेंगे, एक किधर से लिख लेंगे? हम इधर से लिख देते हैं, यहाँ पे इधर से लिख लेते हैं, ठीक है। CH2NH2, ठीक है, CH2NH2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बीच में कौन होगा? मेरा कोबाल्ट भाई साहब होंगे, बीच में कौन होगा? कोबाल्ट। ध्यान से देखो, ये इथाइलिन डायमाइन बना लिए, एक बार इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, N के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर। अब ये किसको देगा? कोबाल्ट को। तो कोबाल्ट को कितना साइड से मिलेगा? 1 2 3 और 4। सर 4 नहीं, अभी 2 चीज और बचा हुआ है, Cl2, तो नीचे लिख दो Cl, तो Cl 5 और 6, यानी कि इस कोबाल्ट को कितना जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? टोटल 6 जगह से। ये वाला N दे रहा है, ये वाला N डाई, ये वाला 2 दे रहा है, इसमें भी 2 दे रहा है, तो 2 2 4 और टोटल 6। क्लियर हुआ ये चीज? यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? अब आगे क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। अगला क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करना है तुमको। ऑक्सीडेशन नंबर में निकाल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट का निकालना है, इसका एक्स मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं? एक्स। EN, ठीक है, इसका कितना होता है? 0,
ठीक है। इथिलीन डायमाइन का कितना होता है 0, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 से, प्लस क्लोरीन का कितना होता है -1, ये सब तुमको पढ़ना पड़ेगा लेक्चर में। अब देखो यहाँ इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अब ये कितना हो जाएगा, और यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ प्लस, यानी इज इक्वल टू पे कितना हो जाएगा +1, इज इक्वल टू पे कितना हो जाएगा +1। तो x ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -2 +1। अब ध्यान से देखना, अब x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 + 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये जो है मेरा ऑक्सीडेशन आना चाहिए 3, किसमें है बी नंबर। बी नंबर जो है वो मेरा करेक्ट है, बी नंबर क्या है मेरा करेक्ट है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, इसका आंसर क्या होगा बी होगा, इसका आंसर क्या होगा बी होगा, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन इनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है, कौन इनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, सोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो तुम लोग डायरेक्ट पढ़ा होगा, अपना नोट्स में तुम्हारा जो भी टीचर पढ़ाया होगा उसका डायरेक्ट नोट्स में लिखा होगा ये चीज। कौन होता है ये COEN ब्रैकेट के बाहर 3+, ठीक है। तो यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या होगा डायरेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है, तुम्हारा ये आंसर होगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब आगे ध्यान से देखो, बोल रहा था कंपाउंड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। इथाइल का क्या होता है C2H5 और बेंजीन यानी कि ये वाला रिंग। चलो पहले तो हम स्ट्रक्चर बना दिए, स्ट्रक्चर कितना आसान था। इथाइल का क्या होता है C2H5, इथाइल है तो ईथ का 2 आइल, C2H5 बेंजीन रिंग लग गया इसमें। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं KMNO4, ठीक है, KMNO4। तो ये वाला मेरा रिएक्ट हो गया KMNO4 से। तो अब इससे क्या बन जाएगा, तो इससे तुम लोगों को पता होगा कि इसमें जब हम लोग KMNO4 रिएक्ट कराएंगे, डायरेक्ट याद करना, पूरा जो भी इथाइल मिथाइल ग्रुप रहेगा उसको हटाना वहां से, और वहां पे लगा देना COOH, क्या लगा देना वहां पे COOH। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इसको बोलेंगे बेंजोइक, बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या बन जाएगा ये मेरा, ये डायरेक्ट रिएक्शन है बाबू, जो पढ़ा होगा नोट्स में डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। इथाइल बेंजीन को KMNO4 से रिएक्ट कराएंगे, क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल नहीं, बेंजाइल फिनोल नहीं, बेंजोइक एसिड, क्या बन जाएगा मेरा बेंजोइक एसिड। बोलो क्या ये बात समझ में आया, क्या बन जाएगा मेरा बेंजोइक एसिड। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, जितना क्वेश्चन बताएं अच्छे से नोट डाउन करना है कॉपी में। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो लिखना, सर इतना नंबर वाला नहीं समझ में आया। एक वीडियो और आएगा इस पे सब्जेक्टिव वगैरह पे, वहां पे और अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लिख देना, और अच्छे से समझ में आएगा तो भी लिखना, क्योंकि हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज देखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।